नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी। राजस्थान के लिए रेड तो वहीं दिल्ली के लिए अगले कुछ दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का स्विट्जरलैंड दौरा सफल। भारत में स्विट्जरलैंड से $100 बिलियन के निवेश की उम्मीद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन जारी। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सेना भेजने के फैसले का किया बचाव। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 एक बार फिर टला। लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव के चलते लिया गया फैसला। लॉन्च की नई तारीख की घोषणा होगी जल्द। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं मौसम के हाल के साथ। जी हां, दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तमाम शहरों में पारा 40 से 45 को भी पार कर चुका है, तो कई राज्यों में गर्मी का रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी और लू के चलते सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिन तक हीट वेव जारी रहेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। हरियाणा, पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी है। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव को लेकर भी चेतावनी जारी की है। तो कई राज्यों में रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं गर्मी का सर्वाधिक असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और चूरू के आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। तो मौसम का सितम लगातार जारी है और इसी खबर पर जयपुर से हमारे संवाददाता महेश दधेच हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। महेश, जयपुर जो कि पिंक सिटी, लेकिन इस समय सूरज का जो सितम है वो लगातार लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रहा है। इस वक्त की अगर बात करें, सुबह के 10 बज चुके हैं, तो इस वक्त पारा किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल संध्या, जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में इस समय गर्मी का सितम पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के 12 जिलों की, तो ऐसे हैं कि जहां पर 45 डिग्री से ज्यादा तापमान इस समय पहुंच चुका है और इन दिनों में 45 डिग्री से अधिकतम जो तापमान है वहां का बना हुआ है। सर्वाधिक जो तापमान है वो श्रीगंगानगर में दर्ज किया जा रहा है, जहां पर कि 47.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कल ही का रहा है। आपने कहा कि इस समय में 10 बज रहे हैं और इस समय मैं जयपुर में खड़ा हूं। यहाँ पर 38 से 40 डिग्री तापमान जो है वो अभी है वो अलग अलग हिस्सों में जो है दर्ज किया जा रहा है। यानी कि आप मान सकते हैं कि सुबह की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर गर्मी का सितम जो है वो देखने को मिलता है और दोपहर होने के बाद में जो गर्मी है वो यहाँ पर 45 डिग्री के तापमान को पार कर जा रही है। जो सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थान जो राजस्थान का अगर कहा जाता है, जिसे माउंट आबू कहते हैं और हिल स्टेशन है, वहां पर भी 35 से 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जा रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि पूरे प्रदेश में कमोबेश हर एक हिस्से
हिस्से को इस समय में जो मौसम ने गर्मी की जो मार है वो यहाँ पर झेलती हुई दिखाई दे रही है। हीट वेव का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है और हीट वेव को लेकर के रेड अलर्ट जो है वो कई हिस्सों में जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगर हम माने तो अभी आने वाले 3 से 4 दिनों में इसी तरह गर्मी का दौर यहाँ पर लगातार जारी रह सकता है। केवल कोटा और भरतपुर के लिए थोड़ी सी राहत की खबर यह आ रही है कि 15 और 16 जून को यहाँ पर हल्की बारिश होने की और बूंदाबांदी के साथ में आंधी जो है उसका जो अलर्ट है वो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। बाकी जगहों पर लगभग इसी तरह से जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वातावरण इस समय में प्रदेश भर का शुष्क बना हुआ है और अगर आर्द्रता की बात करें तो 30% से कम आर्द्रता इस समय में यहाँ पर दर्ज की जा रही है। हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय में है। लेकिन आने वाले वक्त में मौसम में बारिश का जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर आमजन को लगी हुई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर राहत मिलती हुई इस हफ्ता में तो कमोबेश नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान या उनकी तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं उसमें, लेकिन गर्मी के कारण जो बचाव के अगर उपायों की बात करते हैं तो अस्पतालों में खास बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं। हीट वेव से जो पीड़ित लोग आ रहे हैं उनकी देखभाल हो सके इस लिहाज से अलग अलग जो वार्ड है वो बना दिए गए हैं ताकि कोई गर्मी से प्रभावित होकर हीट वेव से प्रभावित होकर के अगर अस्पतालों में पहुंचता है तो उन्हें तुरंत उपचार मिल सके। इसके लिए खास बंदोबस्त जो है वो यहाँ राज्य सरकार की तरफ से यही आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें, अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो किस तरह से एहतियातन के तौर पर लोगों को समझाइश दी जा रही है, या तैयारियों की अगर हम बात करें तो किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप हम लगातार देख रहे हैं तो संभावना ये भी बनती जा रही है कि लोग बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ सकते हैं। देखिए संध्या, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इस समय में जो गर्मी है वो राजस्थान में अभी एक बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर जो है वो दर्ज की जा रही है और इस लिहाज से प्रशासन ने भी अलग अलग जिलों में अपने स्तर पर लोगों को जागरूक किया है कि 12 बजे से लेकर के 3 से 4 बजे तक का जो वक्त जो कि हीट वेव का और तेज गर्मी का रहता है, इस दौरान में बाहर निकलने से, अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकलने से बचे। बहुत जरूरी काम होने पर ही सड़कों पर जाए। हालांकि सड़कों पर नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को यहां पर गर्मी से राहत मिल सके। नगर निगमों की तरफ से कई शेल्टर लगाए गए, ग्रीन नेट लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक में जो दुपहिया वाहन चालक होते हैं उनको जो रेड लाइट पर वेट करना होता है वहां पर उनको राहत मिल सके। इस तरह के जो बंदोबस्त है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह वाटर कूलर जो है, पानी की व्यवस्था है वो यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। गौशालाओं की बात करते हैं तो वहां पर पशुओं के लिए भी जो खास तौर पर प्रबंध है वो यहां पर किए जा रहे हैं। तो आम जनजीवन को किस तरह से गर्मी के प्रभाव से बचाया जा सकता है, जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगमों की तरफ से इस समय में बंदोबस्त यहां पर राजस्थान के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ना केवल जनजीवन बल्कि मवेशियों के लिए भी प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि हीट वेव का प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि आज संत कबीरदास की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सामाजिक समरसता के प्रति आजीवन समर्पित रहे संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। उनके दोहों में जहां शब्दों की सरलता है वहीं भावों की प्रगाढ़ता भी है। इसीलिए आज भी भारतीय जनमानस पर उनका गहरा प्रभाव है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में उनके योगदान को हमेशा श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। उनकी रचनाओं में हमें यही आदर्श देखने को मिलते हैं और आज के युग में भी वे उतने ही प्रेरक हैं। कबीरदास जी ने सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया। वे अपने समय से बहुत आगे सोचे। उस समय जब विश्व में अवनति और संघर्ष का दौर चल रहा था, उन्होंने शांति और सद्भाव का संदेश दिया।
और लोकमानस को एकजुट करके मतभेदों को दूर करने का काम किया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करें। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, कर्नाटक में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाले के दौरान छापेमारी हुई है। इस घोटाले को लेकर छापेमारी की गई। कर्नाटक के बेल्लारी में चल रही है छापेमारी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक के बेल्लारी से, जहां एक सांसद और 3 विधायकों के घर पर छापेमारी की गई है। कर्नाटक में ईडी की बड़ी कार्रवाई इस वक्त एक बिग ब्रेकिंग आ रही है, जहां महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाले से जुड़ा मामला और इसके दौरान छापेमारी की गई है। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाले में ये छापेमारी की गई है। तो कर्नाटक के बेल्लारी से ये बड़ी खबर, एक सांसद और 3 विधायक के यहाँ छापेमारी की गई है। कर्नाटक में ईडी की बड़ी कार्रवाई और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, कर्नाटक के बेल्लारी में एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। कौन कौन से विधायक, कौन से सांसद के नाम सामने आ रहे हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से महर्षि वाल्मीकि जो स्कीम थी उसको लेकर ये घोटाला किया गया था। और इसमें आरोप ये लगे थे कि जो पैसा इस स्कीम के तहत सरकारी खजाने में जमा था, उस पैसे को अलग अलग बेनामी खातों में ट्रांसफर किया गया। और बेनामी खातों में ट्रांसफर करने के बाद उन पैसे का दुरुपयोग किया गया। और उसके बाद ईडी ने इसमें जो जांच है वो दर्ज करी थी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। और इससे पहले भी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी, और जिनमें कांग्रेस के कई जो विधायक और इसके अलावा जो सांसद हैं उनके यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी। कई सारे जो कागजात हैं वो ईडी की टीम ने इसमें जब्त किए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तत्कालीन मंत्री थे नागेंद्र, उनके इशारे पर ये धन का हेरफेर किया गया था, खासतौर से कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति कल्याण निगम लिमिटेड में। और उसी के तहत ये जो कार्रवाई है ईडी की चल रही है। ईडी के कई सारे जो दस्ते हैं वो अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें एक सांसद है और इसके अलावा 3 MLA हैं। उनके ऊपर ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे थे कि कर्नाटक के बेल्लारी में ईडी की तरफ से एक बड़ी छापेमारी कार्रवाई की गई है। जैसे जैसे इस खबर को लेकर अपडेट आएगा हम आपसे फिर साझा करेंगे। और अब खबरें नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। बात चाहे रेल कनेक्टिविटी की हो, सड़कों के जाल की हो, हवाई कनेक्टिविटी की या फिर जलमार्ग से व्यापार की, आज भारत का दमखम पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इसकी कायल है। दो 2014 से पहले की तस्वीरों को याद कीजिए, जहां खास्ता हाल सड़कें, घंटों देर से चलती रेलगाड़ियां और
जब आम लोगों के लिए हवाई सफर एक सपना हुआ करता था, आज वहीं भारत 11 वर्षों के बाद पटरियों पर फर्राटा भर रहा है। सड़कों का जाल देश की जीवन रेखा बन चुकी है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो वहीं जल मार्ग देश की अर्थव्यवस्था को नई धार दे रही है। पूर्णतः स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 5 स्टार रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब, देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी, या फिर उत्तर पूर्व के सभी राज्यों तक पहुंच बनाने वाली भारतीय रेल विकसित होते नए भारत की गाथा गढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। चेनाब का ब्रिज एक टेक्निकल, बहुत बड़ा एक टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कहते हैं जहां सड़क जाती है वहां विकास आता है। 2014 के पहले और 11 साल बाद 2025 की अगर हम तुलना करें तो 2014 में सिर्फ 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, जबकि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। एक ऐसा भी समय था जब आम लोगों के लिए एयरपोर्ट एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र का भी कायाकल्प कर दिया है। 2014 में देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जो 2025 तक बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा हो गए। वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार ने जल मार्गों को भारत के विकास की धारा बना दिया। अब भारत के बंदरगाहों पर सिर्फ जहाज नहीं लगते, बल्कि लगते हैं भविष्य के विकास का लंगर। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है और इस दिशा में अभी अनेक विकास कार्य करने हैं। मोदी जी ने जो हमारे सामने विषय रखा है, बाय 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बढ़ रही है और आने वाले 22 वर्षों में जितना काम हमने 11 वर्ष किया है, उससे कई गुना मल्टीफोल्ड काम और भी करना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से स्वीडन के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड की यात्रा पर थे। इस दौरान पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के बर्न में स्विस उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लाइफ साइंसेज समूह नोवार्टिस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
वो स्विस वॉच और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्वैच ग्रुप एजी सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम कर रहे एसआईजी ग्रुप और दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी एमएससी के सीईओ से भी मिले। इस दौरान पीयूष गोयल ने स्विस कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में स्विट्जरलैंड से $100 बिलियन का निवेश आने की संभावना है। इससे स्पेस, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और फार्मिंग सेक्टर में निवेश बढ़ने की भी उम्मीद है। जो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम स्विट्जरलैंड से आने की संभावना रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कमिट किया है एफटीए में, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और कई सेक्टर्स में निवेश की संभावना दिखती है। स्पेस के सेक्टर हो, हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। मैं समझता हूं कि स्विट्जरलैंड ने जो टेक्नोलॉजी में अपनी एक नाम हासिल किया है, उसका पूरा लाभ भारत ले पाएगा। और इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 दिन के विदेश दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे लिखा कि भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए उनके समर्थन का स्वागत करता है। आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने के भारत के अधिकार के बारे में उनकी समझ की सराहना की। वैश्विक विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।